नमस्कार, मैं स्वादिका मिश्रा। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स की बात दैनिक दर्शन के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है। शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आप हमें और हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जैसे आपने पॉलिटिक्स लखनऊ विश्वविद्यालय से शुरू की है, तो वो छात्र नेता से प्रवक्ता तक का सफर हमें बताइए आप। मैं अंशु अवस्थी मेरा नाम है और हरदोई जनपद में मेरा जन्म हुआ। हरदोई में एक तहसील संडीला है, वहाँ हम लोग गांव के रहने वाले हैं। मैं किसान का बेटा हूं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से पढ़ाई करके मैं लखनऊ विश्वविद्यालय मैंने दाखिला लिया 98 में, और उसके बाद वहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। तो उसके साथ ही हमारा कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है। हमारे बाप दादा कभी राजनीति में नहीं रहे। हाँ, हमारे बाबा जी फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन मैं शुरू से ननिहाल में रहा। तो लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचा और उसके बाद छात्रावास में रहा। हबीबुल्ला छात्रावास हम लोगों का हुआ करता था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक बहुत बड़ा, एक अच्छा एक परिवार मिला, जहाँ हर तरीके के संबंध मिले, हर तरीके के लोग मिले, पढ़ने वाले लोग मिले, काम करने वाले लोग मिले, कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग मिले, हर तरीके के मिले। तो उसके बाद हम चुनाव लड़ाते थे। हमारे एक साथ के नेता हुआ करते थे हम लोगों के सीनियर, उपेंद्र सिंह मानू जी। तो उनके साथ कुछ इंसिडेंट 2004 में हुआ, फिर उनकी डेथ हो गई। तो हमारे यहाँ हॉस्टल की एक परिपाटी थी, एक परिवार की तरीके से हॉस्टल में लोग रहा करते थे और इलेक्शन भी एक आदमी लड़ता था। तो ये सिलसिला चलता रहा और इसके बाद जब मुझे लड़ने का समय आया, लोगों ने कहा, क्योंकि मैं शुरू से सोशल वर्कर था और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया था, एक मध्यम वर्गीय परिवार, मतलब ये कह सकते हैं कि लो मिडिल क्लास। तो हम लोगों के समस्याओं को, दर्द को समझते थे। तो जो हमारे संबंध होते थे उनको हम यूटिलाइज करते थे उनकी मदद करने में। तो ऐसे विश्वविद्यालय में जब मैं था, तो हमारे बाद की जो जनरेशन हमारे क्षेत्र से आई, हमारे डिस्ट्रिक्ट से आई, तो वो लोग हमें कांटेक्ट करते थे, हम उनकी मदद करते थे। धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हो गया और इसी में पता नहीं लोगों को कहाँ से लग गया कि शायद यही काम नेता का होता होगा। तो लोगों ने कहा नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप चुनाव लड़िए। तो ये बातें सालों चलती रहीं। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पर मैंने जनरल सेक्रेटरी लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा और उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आ गई। तो विश्वविद्यालय में रहते हुए हमने तमाम आंदोलन किए और मतलब लोगों को समझने का मुझे एक अलग तरीके का नज़रिया मिला कि कैसे लोगों की मदद की जाती, मदद करने के बाद लोग कैसे आपसे जुड़ते हैं। तो ये जो बेसिक्स हैं पॉलिटिक्स के, ये मुझे वहीं विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजनीति करते हुए सीखने को मिले, अनुभव करने को मिले, और वो आज भी मैं अमल में लाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट लीडर के समय मैंने तमाम मूवमेंट किए। जैसे सरकार एक कुछ मुख्य मूवमेंट था कि SC ST और OBC की फीस सरकार की तरफ से माफ़ कर दी गई कि एडमिशन में हम फीस नहीं लेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ले रहा था। वो कहता था कि आप एडमिशन लो, फीस जमा करो, फिर हम आपको वापस करेंगे, जबकि जीरो एडमिशन था। तो मैंने उस पर आंदोलन किया और वहाँ से लेके और विधानसभा तक मार्च किया। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पहुँच रहे थे करीब 500-800 लोगों के साथ में, बारिश हो रही थी, हम लोग 2 लाइन बना के क्यू में आ रहे थे। विधानसभा पहुँचते पहुँचते उस समय एक एडमिशन कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर BD पांडे जी हुआ करते थे। तो उन्होंने फ़ोन आया उनका कि हम लोग तैयार हो गए, आप लोग वापस आ जाइए। तो इस तरीके से तमाम सफलताएं मिली और राजनीति का पदार्पण फिर 2005-6 का समय आता है। शाइनडाई होता है, लिंगदो कमेटी की सिफारिशें आती हैं, विश्वविद्यालय में 1 महीने का शाइनडाई होता है। उसके बाद हम लोग मूवमेंट करते हुए जेल जाते हैं। तो जेल के बाद जब बाहर निकले तो ये लगा कि निलंबन हो गया था यूनिवर्सिटी से, चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो ये था कि अब ग्राउंड की पॉलिटिक्स करनी है तो किसी पार्टी का बैनर लेना होगा। तो बहुत माथा मंथन किया और साथ के लोगों से राय मशवरा की। समझ में आया उस समय राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए थे फर्स्ट टाइम और युवाओं को जोड़ रहे थे। तो सबने कहा कि राहुल गांधी जी से मिलते हैं। तो राहुल जी से दिल्ली में मुलाकात की और उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस में काम करते करते फिर यहाँ तक। सर मैं आपको रोकूंगी, तो
मतलब आप प्रेरित हुए राहुल गांधी से, मतलब कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन किया आपने? बहुत सारी पार्टियां थी, कांग्रेस क्यों? ये कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारा जो हिंदुस्तान है, इसकी जो एक मतलब इसका जो मिजाज है वो मिला जुला है, मिश्रित है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। हिंदू में भी तमाम सब कैटेगरी हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े, इस तरह की एक मिश्रित समाज है हमारा। और मिश्रित समाज का जो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, जब मैं कांग्रेस में नहीं था तब भी अगर देखता था तो कोई अगर करते हुए, रिप्रेजेंटेशन करते हुए या उनको प्रतिनिधित्व देते हुए दिखाई पड़ता था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी दलितों को भी सम्मान देती थी, ब्राह्मणों को भी सम्मान देती थी, मुस्लिम्स को भी सम्मान देती थी। तो ये लगा कि जो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा है तो हमें उनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम सिविल सोसाइटी में राजनीति के लिए जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और आज की डेट में जो सबको साथ लेकर चल रहा है, यानी उस समय मैं सोचता था तो वो कांग्रेस पार्टी दिखी। भारतीय जनता पार्टी क्या था कि शुरुआत से उनका एक जो रास्ता था वो कम्युनल टाइप का था, कि वो एक पर्टिकुलर एक की बात करते थे। तो इसलिए मुझे लगा कि कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन सबका करती है। और उसके बाद जो दूसरी बात थी कि राहुल गांधी जी उस समय युवाओं को जोड़ रहे थे, तो ये दोनों बातें कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी, मैं इससे प्रभावित हुआ और मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। आपने इतना कुछ बताया, आपने कांग्रेस पार्टी के लिए बताया, आपने अपने सारे आंदोलन बताए। इन सब बातों में अगर हम बीते लोकसभा चुनाव की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सर, बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन था। कांग्रेस ने कई सीटें भी जीती, जिसका असर कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं आप लोग ने क्या प्लानिंग की थी? आपके हिसाब से इस अच्छे प्रदर्शन का क्या कारण था? देखिए, इस अच्छे प्रदर्शन का जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि हमारे जो नेता थे राहुल गांधी जी, उनकी कड़ी मेहनत और उनकी लीडरशिप। और जो दूसरा कारण था कि पूरे देश में एक ऐसा नेता था राहुल गांधी के रूप में जो लड़ रहा था, अकेला एक ऐसा नेता था जो इस तानाशाह सरकार के सामने लड़ रहा था और झुकने को तैयार नहीं था। तो एज ए सिविल पर्सन अगर कांग्रेस से हटा के देखें, जैसा लोग सोचते होंगे, तो मुझे भी लगता था कि यार कोई ऐसा दिन आए, हो सकता है कि जिस दिन ये सरकार उनको दबा दे, उनको तोड़ दे, कमजोर कर दे। लेकिन ये देखने को मिला, ये भी एक बड़ा अनुभव मिला राजनीति में कि लगातार वो पिछले 10 साल से इश्यूज पे लड़ रहे थे। और गवर्नमेंट, कभी जो सरकार थी, पूरी मशीनरी, पूरी बीजेपी, आरएसएस, पूरा जो तंत्र था उनका, कभी उनको पप्पू साबित करने में लगा हुआ था, कभी कम्युनल बात कर रहा था, कभी कहता था हिंदू नहीं है, व्यक्तिगत प्रहार कर रहा था और इश्यूज पे बात नहीं कर रहा था। तो ये लगता था जब लोगों से हम मिलते थे तो लोगों का शुरुआती दौर में उतना रुझान नहीं होता था। तो ये लगता था कि यार जिन इश्यूज पे राहुल जी बात कर रहे हैं वो लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों के खुद के निजी लाइफ के इंटरेस्ट के इश्यूज को राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, लेकिन लोग उसको नहीं समझ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसका फर्क पड़ा, क्योंकि वो खड़े रहे, वो लड़ते रहे, कभी झुके नहीं। और जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो आपको याद होगा कि शुरुआत के कुछ एक 10-15-20 दिन लगातार बीजेपी के नेताओं ने अटैक किए। कोई कह रहा था कि ये नाटक कर रहे हैं, कोई कहता था उनकी दाढ़ी में हीटर लगा है, बटन में हीटर है, टी शर्ट में, इस तरीके के तमाम उजूल फुजूल। लेकिन उसका एक व्यापक स्तर पर बड़ा फर्क पड़ा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि राहुल जी ने कभी पब्लिक के इश्यूज से हट के बात नहीं की और हर एक चीज में उनका बहुत क्लियर विजन था। जैसे तमाम बार रॉबर्ट वाड्रा जी को सरकार ने लपेटने की कोशिश की, तो उनका बिल्कुल क्लियर कट था। हम लोगों के साथ जो कन्वर्सेशन राहुल जी का होता था वो कहते थे कि बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि जो भी दोषी है, वो कोई चाहे हमारा बहनोई हो, भाई हो, पार्टी का वर्कर हो, उसे सजा दो, एक्शन लो। तो इससे लोगों को ये समझ में आया कि एक ऐसा नेता है जो हमारी बात कर रहा है और क्लियर बात कर रहा है, कोई डाउट नहीं है करप्शन के उसको इश्यूज पर या तमाम तरीके के इश्यूज पर। तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश के करोड़ों करोड़ लोग जुड़े
और तमाम लोग जो अपने मन में, अपने दिल में दर्द लेकर बैठे थे, वो राहुल जी से मिले, उन्होंने अपनी व्यथाएं बताई। उसका एक बहुत व्यापक असर पड़ा। और उसके बाद जो कांग्रेस का वर्कर कहीं ना कहीं निराश बैठा था, क्योंकि 2014 का चुनाव हम लोग 44 सीट पाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद शायद 56 था हमारा 19 में। तो वर्कर भी हमारा निराश था। तो वर्कर्स में जो देश के लोग थे, सिविल सोसाइटी, उनमें सब में ताकत डालने, जान डालने, जागरूक करने काम राहुल जी ने किया, और लोग उठ खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी 300 से 240 पे आ गई, हम लोग उससे डबल डिजिट में चले गए। तो सर, आप लोग ने सोचा था कि मतलब इस लोकसभा चुनाव में आप लोग को इतना अच्छा असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का चला आ रहा था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब लोगों को पता चला कि हाँ, कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। क्योंकि पिछले 2 बार में आपने बताया, 14 और 19, स्पेशल ये 2024 ही था। लोगों ने सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में इतने अच्छे से कांग्रेस पार्टी सामने आएगी। देखिए, मेरी हमेशा ये आदत रही है, और हमारी पार्टी की भी आदत है, क्योंकि मैं पार्टी में पिछले 18 साल से हूँ लगभग। तो जो वर्किंग होती है, जब आप जिस समाज में, जिस जगह रहते हैं, उसका असर पड़ता है मानस पर। तो हम हमेशा, जो मैं सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको लोगों से राय लेकर एक बार, कि मैं जो सोच रहा हूँ सही है कि नहीं। तो जैसे मैं ऑटो वालों से मिलता था, टेम्पो वालों से मिलता था, और लोगों से गांव में मिलता था, किसानों से, तो लोग इस बात को, इतना तो मैं उस समय कंफर्म नहीं था बिफोर इलेक्शन पार्लियामेंट, लेकिन लोग कहते थे कि भैया आपका नंबर आ चुका है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि आपके नेता ने कमाल कर दिया, और लोग इस बात को लेकर उस यात्रा को काफी पॉजिटिव वे में उस यात्रा को लिए, और लोग कहते थे कि आप लोग निराश मत हुई, आपका समय आ रहा है। तो राहुल गांधी जी एक चेहरा बनकर सामने आए, और पूरा अपोजिशन एक हुआ, और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी आज बहुमत से दूर है। ये तो आपने बात बताई। सर, अब आपको पता ही होगा कि हाल में हरियाणा और दिल्ली में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आप प्रभारी भी रहे हैं। तो क्या तैयारी है कांग्रेस की? कितने सीट्स हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी? मतलब क्या-क्या प्लानिंग्स आप लोग ने कर ली है? देखिए, हरियाणा जो है वो सबसे ज्यादा कृषि किसान वाला राज्य है। राज्य है। और हरियाणा में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपने काम को गर्व से करते हैं। किसान आंदोलन जब हुआ तो हरियाणा ने एक बड़ी मदद की। उन किसानों में एक हिम्मत डालने का, हौसला बढ़ाने का काम हरियाणा ने किया। और जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो मैं भी वहाँ गया, तो मैंने देखा कि जो गांव की, वहाँ आसपास के गांव की 10-20-50 किलोमीटर तक की जो महिलाएं थीं, वो अपने घर से खाना बनाकर लाती थी, और वहाँ जो आंदोलन कर रहे किसान साथी थे हमारे, उनको खिलाने का और उनको मदद करने का काम करती थी। इस सरकार ने सबसे ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाया है। तो आप देखिए कि बीजेपी के तमाम सांसद इस बार के लोकसभा चुनाव में कैंपेन करने गांव में घुस नहीं पाए। सीधे वहां पर लिखा था कि यहाँ पर बीजेपी के लोगों का आना मना है। हरियाणा ने एक बदलाव का मन बना लिया है, और हरियाणा की जो नब्ज है उसे भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई, या ये कह लीजिए कि समझ के अनदेखा किया। तो हरियाणा के जो किसान भाई हैं, जो हरियाणा के युवा हैं, जो दूसरा मुद्दा अग्निवीर का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे ज्यादा आक्रोश युवाओं में है। और मिलिट्री में हरियाणा से लगभग 80% युवा मिलिट्री में जाते हैं। तो सबसे ज्यादा वो आक्रोशित हैं, किसान आक्रोशित हैं। हरियाणा का जो तमाम दूसरा वर्ग है वो भी आक्रोशित है। तो हरियाणा में बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने वहां पर दीपक बावरिया जी को प्रभारी बना रखा है। हमारे सभी नेता, जिनमें गुटबाजी की बात कही जाती थी, वो सब एक साथ आकर खड़े हो गए हैं। और निश्चित तौर से हम सब हरियाणा में 90 में 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हम लोग एक तरफा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और आप हरियाणा जाइए, हरियाणा के लोगों से मिलिए, तो उन्होंने, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि पार्लियामेंट से पहले लोग कह रहे थे बदलाव होने जा रहा है, ऐसे हरियाणा में भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम बदलाव करने जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पर सर, इस पर तो हरियाणा इलेक्शंस पे बीजेपी का तो कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि वो भी पूर्ण बहुमत से जीतने वाले हैं। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही थी कि हम उत्तर प्रदेश में 80 में 80 लाएंगे, 400 सीटें लाएंगे।
और हरियाणा जो है तमाम वादे जनता से भी किए थे। 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों का आय दुगनी कर देंगे, जो काला धन 100 दिन में ले आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे और किसानों को एमएसपी पर कानून बनाएंगे। लेकिन जनता ने वहां की बदलाव का मन बना लिया है, क्योंकि बीजेपी के पास जो हरियाणा से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, किसानों की एमएसपी की बात हो, हरियाणा में जो तमाम डेवलपमेंट को लेकर जो वहां पर घटनाएं दिन पर दिन हो रही हैं, वो इश्यूज हो, उस पर बीजेपी के पास कोई आंसर नहीं, जवाब नहीं। और पहले जब केंद्र में सरकार बनी तो ये कहा डबल इंजन की सरकार बना दो, अब डबल इंजन की बन गई, उसके बाद कहा कि हमको नगर पंचायत नगर पालिका। आज तो चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी है, फिर भी वो आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं, कभी नेहरू जी के पास पीछे छिप जाते हैं, कभी किसी के पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पीछे छिप जाते हैं। तो हरियाणा में हर वर्ग इनसे नाराज है और इसी वजह से आप देखिए कि हरियाणा भाजपा में कलह मची हुई है और वो अपनी सिर्फ कलह रोक ले जाए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सरकार तो दूर दूर नहीं बना रहे, सरकार हमने कहा 90 में हम 70 से ज्यादा सीटें पाएंगे। धन्यवाद अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह और पॉलिटिक्स की बातें जानने के लिए हमारे साथ देखते रहें पॉलिटिक्स की बात दैनिक दर्शन के साथ। धन्यवाद।